रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो हम देखने वाले हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगर हम देखें तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, उनके संगम पर स्थित है ये। और इसमें भारत के अंदर रॉयल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी रणथंभौर टाइगर रिजर्व की? तो 1955 में। इसको सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य बोला जाता था। और 1973 में ना इसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। हम बात करें कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे चंबल व बनास नदी से जल आता है। चंबल नदी भी यहाँ से होके गुजरती है उत्तर में, और दक्षिण में बनास नदी यहाँ से होके गुजरती है। और बंगाल टाइगर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ और भी देखने को हमें रणथंभौर में मिलती है, रणथंभौर का किला, जो एक ऐतिहासिक किला है। और पद्म तालाब भी है यहाँ पे, जो एक मुख्य आकर्षक का केंद्र है। बताया जाता है ना कि यहाँ पे ऐतिहासिक रणथंभौर किला है, ठीक है, और जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भगवान गणेश का प्रसिद्ध त्रिनेत्र मंदिर भी स्थित है। जो रणथंभौर का किला है ना, इस किले में भगवान त्रिनेत्र का गणेश मंदिर स्थित है। मछली भागिन यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन? मछली भागिन। यह उद्यान अपनी प्रसिद्ध मछली भागिन यानी T16 के लिए जाना जाता है, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। अपने मगरमच्छ से लड़ाई और सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने के कारण दुनिया में ख्याति पाई थी इसने। उसने मगरमच्छ से लड़ाई की और सबसे ज़्यादा उम्र थी उसकी, बहुत ज़्यादा टाइम तक जीवित रहे। इसी के कारण इसे दुनिया में लोग जानने लगे। अगर हम जल की बात करें ना यहाँ पे कि जल के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं यहाँ पे, तो पद्म तालाब है, मल्लिक तालाब है, राजबाग तालाब, जिसे प्रमुख जलाशय हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ बाघ और अन्य जो वन्य जीव अक्सर प्राणी हैं वो यहाँ पे पानी पीने या शिकार के लिए आते हैं। अगर रणथंभौर में वनस्पति की बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे धोक के वृक्ष हो गए आदि हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ना बरगद, पीपल, नीम आदि के पेड़ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल का टाइगर है ना, वो प्रसिद्ध है इसके लिए। भारतीय तेंदुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, स्लोथ बियर देखने को मिलता है, सांभर, चित्तर, नीलगाय, जो दलदली मगरमच्छ है वो भी, और लंगूर, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो भी अलवर राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का जो राष्ट्रीय या टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया। कहाँ? सरिस्का से। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला। फिर 1978 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर बोल दिया गया, और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अरावली पहाड़ियों का भाग है ये। यहाँ पे बंगाल टाइगर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, भानगढ़ का किला, ये सब इसके अंदर स्थित है। विश्व का पहला बाघ पुनर्वास यहीं हुआ था, सरिस्का के अंदर ही। कि 2004-05 में क्या हुआ ना कि 2004-05 के दौरान अवैध शिकार के कारण सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बची। मतलब लोग अवैध शिकार करने लगे, उसके कारण क्या हुआ कि सरिस्का अभयारण्य में एक भी बाघ नहीं बची थी। इसके बाद 2008 में रणथंभौर से बाघों को हेलीकॉप्टर द्वारा सरिस्का स्थानांतरित किया गया। हेलीकॉप्टर के द्वारा 2008 में रणथंभौर से बाघों को हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का लाया गया, जो दुनिया में अपनी तरफ पहला सफल प्रयास था।
दुनिया में पहला सफल प्रयास था ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाघों को स्थानांतरित करना। यहाँ पे ना पांडुपोल है, कंकानवाड़ी किला है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये सब इसमें पाए जाते हैं सरिस्का के अंदर। ये आरटीपी बाघ विस्थापन परियोजना वही तो है जो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा। क्या है आखिर कंचनजंगा? कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,556 किलोमीटर। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है ये जो कंचनजंगा है ना, वो भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। ये देखो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई है मैंने? 8,556 मीटर ऊंची है। ये सिक्किम में पड़ती है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1970 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान बोला गया और 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया कंचनजंगा को, जो सिक्किम में पड़ता है। जो ये गिंडी नेशनल पार्क है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है। गिंडी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के बहुत कम ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो किसी शहर की सीमाओं के भीतर है। जो ये गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर की सीमाओं के भीतर है। ये देखिए, चेन्नई शहर के भीतर से छोटा सा पार्क है ये। ठीक है, यहाँ पे काले हिरण, चीतीदार हिरण, चेकाल हिरण, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को रेंगने वाले जीवों का प्राकृतिक आवास स्थल है। यहाँ पे गिंडी स्नेक्स पार्क भी है इसके पास में। उद्यान के ही निकट एक प्रसिद्ध सर्प उद्यान भी है, जहाँ विभिन्न प्रजातियों के सांप सरीसृप देखने को मिल सकते हैं और बच्चों के लिए भी पार्क है यहाँ पे। तो गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेन्नई शहर के भीतर एक छोटा सा पार्क है। उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी मरीन। जो ये मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी को बोला जाता है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम, धनुषकोटी और तुथुकुड़ी के बीच हिंद महासागर की मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो ये मन्नार की खाड़ी मरीन तमिलनाडु के अंदर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम यानी धनुषकोडी और तुथुकुड़ी के बीच हिंद महासागर की मन्नार की खाड़ी में। द्वीपों का समूह। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 21 छोटे छोटे और उनके आसपास के मूंगा चट्टान क्षेत्र शामिल हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जैव विविधता के लिए जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डंगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री स्तनधारी जीव का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। ये संकटग्रस्त खत्म होने वाली होती है जो प्रजाति। यहाँ विभिन्न प्रकार की कोरल यानी मूंगिया बीतियां, समुद्री घास, डॉल्फिन, कछुए, रंग बिरंगी तितलियां पाई जाती, मछलियां पाई जाती हैं। तो कहाँ है मन्नार की खाड़ी मरीन? तमिलनाडु में पड़ता है। ड्यूगोंग समुद्री गाय का आवास स्थल माना जाता है। इसका ड्यूगोंग या ड्यूगोंग यही तो है स्तनधारी जीव जिसका प्राकृतिक आवास स्थल है ये। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई। कहाँ है? तमिलनाडु में। जो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कर दिया गया। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में
और तिरुपुर जिले के पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। जो ये अनामलाई या फिर इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले और तिरुपुर जिले के पश्चिमी घाट की अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे स्थित हैं। अगर हम यहाँ के वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, नीलगिरी तहर, शेर जैसी पूंछ वाले बंदर आदि तेंदुए बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। यह पर्यटक स्थल का केंद्र है। टॉप स्लिप, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोयम्बटूर जिला एशियाई हाथी और नीलगिरी तहर के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुदुमलाई। किसकी? मुदुमलाई। अब हम बात करते हैं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नीलगिरी जिला तमिलनाडु में पड़ती है मुदुमलाई। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य भी यही है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर स्थित है और बांदीपुर, नागरहोल तथा वायनाड के साथ मिलकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, ठीक है। तो हाथी व बाघ रिजर्व के लिए जाना जाता है। अगर हम मुदुमलाई की स्थापना की बात करें तो इसे टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित किया गया था। अगर इसके प्राकृतिक परिदृश्य की बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती और झाड़ीदार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। मुदुमलाई के अंदर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती और झाड़ीदार वन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुकुर्थी। मुकुर्थी क्या है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के पश्चिमी घाट की उच्च की पहाड़ियों में स्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में पश्चिमी घाट की उच्च पहाड़ियों पर स्थित एक सुरक्षित क्षेत्र है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण व बेहद ही संवेदनशील हिस्सा है। उसके बाद हम देखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1990 में और फिर 2001 में इसे विस्तृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगर हम इसका मुख्य उद्देश्य देखें ना कि नीलगिरी का मुख्य उद्देश्य क्या है मुकुर्थी का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है नीलगिरी तहर का संरक्षण करना। क्या है? नीलगिरी तहर का संरक्षण। मुकुर्थी कहाँ है? मुकुर्थी है तमिलनाडु के अंदर। नीलगिरी तहर का संरक्षण हेतु इसका जो है वो निर्माण किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो तेलंगाना में पड़ता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कहाँ है? तेलंगाना, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर यह पड़ता है। अगर हम देखें जुबली हिल्स हैदराबाद के अंदर, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1998 के अंदर इसका स्थापना किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो तेलंगाना में पड़ता है। अगर हम इसका ऐतिहासिक महत्व देखें ना तो इस उद्यान में एक प्रसिद्ध चिरान पैलेस है जिसके कारण इसे जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं महावीर हरियाणा वनस्थली। महावीर हरियाणा वनस्थली जो तेलंगाना में पड़ती है, हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद तेलंगाना में है महावीर हरियाणा वनस्थली जो कृष्ण मृग के लिए जानी जाती, मतलब काले हिरण। उसके बाद है मृगवनी। मृगवनी तेलंगाना में है। रंगारेड्डी जिला तेलंगाना। चित्तल व सांबर के लिए जाना जाता है ये स्थान। जो मृगवनी है वो
रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में पड़ता है और चीतल और सांबर के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है क्लाउडेड लेपर्ड। जो क्लाउडेड लेपर्ड है ना, क्लाउडेड लेपर्ड सिपाही जाला अभयारण्य का भाग है। ये क्लाउडेड लेपर्ड है, वो कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड का नाम ना, इनकी त्वचा पर बादलों जैसे बड़े बड़े धब्बे बने होते हैं, जिनके कारण इन्हें क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। यहाँ ये ना एक जंगली बिल्ली होती है, ठीक है, जिनके शरीर यानी त्वचा पर बड़े बड़े धब्बे होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? बादलों के जैसे धब्बे होने के कारण इनका नाम पड़ा क्लाउडेड लेपर्ड। ये त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलते हैं और सिपाही जाला अभयारण्य का भाग है ये क्लाउडेड लेपर्ड। उसके बाद आता है राजबारिया बिसन। क्या? राजबारिया बिसन, ये भी त्रिपुरा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तृष्णा अभयारण्य भारतीय बाइसन गौर के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है दूधवा। दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूधवा दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लखीमपुर खीरी जिले और भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये तराई पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के सबसे समृद्ध और दुर्लभ जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। यह तराई पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के सबसे समृद्ध और दुर्लभ जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। अब हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1917 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि संरक्षित क्षेत्र किस किस के अंतर्गत आता है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान प्लस किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, फिर करतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, करतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये इसका संरक्षित क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि प्रमुख आकर्षक का केंद्र क्या है यहाँ पे, तो बारहसिंगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ बारहसिंगा है। बताया जाता है कि दुनिया में बारहसिंगा की आधी से अधिक आबादी इसी तराई क्षेत्र में रहती है। अगर हम बात करें भारतीय एक सींग वाले गैंडे की, तो 1984 में असम से के काजीरंगा से लाकर दूधवा में पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारतीय एक सींग वाले गैंडे की बात करें ना हम, तो 1984 में असम के काजीरंगा से लाकर दूधवा में पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, जो बेहद ही सफल रहा। रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ, जो रॉयल बंगाल और टाइगर है ना, यहाँ बाघों और तेंदुओं की अच्छी आबादी पाई जाती है। सुहाली और मोहाना नदियां यहाँ पे बहती है। हाथियों का झुंड यहाँ पे रहता। बंगाल फ्लोरिकन दुर्लभ पक्षी है ये, बंगाल फ्लोरिकन, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मगरमच्छ, घड़ियाल ये तो नॉर्मल है, और घड़ियाल और 2400 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। 400 से अधिक, सॉरी 2400 बोल दिया, 400 से अधिक। उसके बाद में हम देखते हैं जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड का भाग है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। अगर हम देखें ना कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित भारत का एक सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की बात करें ना तो 1936 में की गई, और स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदल के जिम कार्बेट किया गया था। बताया जाता है कि 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का पहला स्थल बनने के लिए जाना जाता है। जो प्रोजेक्ट टाइगर का पहला
कार्य था ना, वो यहीं से स्टार्ट हुआ सन 1973 में। नैनीताल व पौंडी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में पड़ता है ये। बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, घड़ियाल और 600 प्लस प्रजातियां यहाँ पे रहती हैं। ठिकाना, पार्क का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जोन जो विशाल घास के मैदानों और रात्रि विश्राम के लिए जाना जाता है। ठिकाना बिजरानी डे सफारी, जो बिजरानी है वो डे सफारी के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय, जहाँ साल के जंगल और बाघों को देखने के लिए अच्छी संभावना से लोग आते हैं। मतलब बहुत अच्छी संभावना रहती है बिजरानी डे सफारी पार्क के अंदर, बहुत अच्छे से मतलब बाघों को देखा जा सकता है। झिरना, यह जोन जो है वो पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता है। झिरना है ना, वो पूरे वर्ष के लिए पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ भालू और हाथियों के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। ढेला जोन, यह एक नया इको टूरिज्म जोन है जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और वनस्पति के लिए जाना जाता है। दुर्गा देवी जोन, पहाड़ियों पर स्थित यह जोन बर्ड वॉचिंग यानी पक्षी देखने और रामगंगा नदी में महासीर मछली के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा देवी जो जोन है जो जिम कॉर्बेट के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें ना कि जो ये जिम कॉर्बेट नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे जो व्यक्ति था ना जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यानों और बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाया, उसका नाम जिम कॉर्बेट था। उसी के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री है वो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी है उसका उद्गम है गोमुख। ठीक है, गंगोत्री। उसके बाद आता है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार है वो भी उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरकाशी के अंदर है, और यह स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। गोविंद पशु विहार है वो किसके लिए जाना जाता है? स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आता है नंदा देवी। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। चमोली, ये चमोली के अंदर, चमोली उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी, और ये जो है वो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर के अंदर शामिल है नंदा देवी। उसके बाद आता है राजाजी। राजाजी है वो भी देहरादून, हरिद्वार की पौड़ी, उत्तराखंड में पड़ता है राजाजी। एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। राजाजी है वो देहरादून, हरिद्वार यानी की पौड़ी के पास में पड़ता है राजाजी, और उत्तराखंड में है। एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फूलों की घाटी। ये भी चमोली के अंदर है, उत्तराखंड में। अलौकिक हिमालयी पुष्प यूनेस्को स्थल के रूप में शामिल है। ये अलौकिक हिमालयी पुष्प हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए बोला जाता है फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, और यूनेस्को का स्थल भी है ये। उसके बाद आता है सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन मैंग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर यहीं देखने को मिलता है, सुंदरवन में। पश्चिमी बंगाल के अंदर है ये। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन संक्रमण क्षेत्र में, संक्रमिका, जहाँ पे स्थल और जल दोनों मिलते हैं। जो बीच का क्षेत्र होता है, जो दलदली भूमि है, वहीं होता है मैंग्रोव। अन्य कहीं जैसे नॉर्मल स्थानों पे नहीं मिलता। सुंदरवन नेशनल पार्क है वो पश्चिमी बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का जो डेल्टा बनता है ना, वहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जंगलों का क्षेत्र यही है। यह अपने प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर और अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और फिर 1987 में क्या हुआ, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया कि सुंदरवन जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक भाग है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन मैंग्रोव व रॉयल बंगाल टाइगर यहीं देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बक्सा। बक्सा क्या है? बक्सा भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है।
जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलता है। बक्सा भारत व भूटान की सीमा पर स्थित है ये। उसके बाद हम देखते हैं गोरुमारा। गोरुमारा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। गोरुमारा जो है वो हमें पश्चिमी बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल में है गोरुमारा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है गोरुमारा। किसके लिए प्रसिद्ध है गोरुमारा? एक सींग वाले गैंडे के लिए। उसके बाद आता है जल्दापारा। जल्दापारा है वो भी अलीपुर द्वार के अंदर है, पश्चिमी बंगाल में। जल्दापारा अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तोरसा नदी यहाँ से होके गुजरती है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद आता है न्योरा वैली। न्योरा वैली है वो भी कालिम्पोंग के अंदर पश्चिमी बंगाल में पड़ती है। कालिम्पोंग पश्चिमी बंगाल में पड़ती है न्योरा वैली। रेड पांडा का प्राकृतिक आवास स्थल है ये न्योरा वैली। उसके बाद आता है सिंगालीला। क्या है सिंगालीला? राष्ट्रीय उद्यान है भाई। ये दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे जो संदकफू चोटी मार्ग है और रेड पांडा है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिंगालीला के अंदर। क्या? संदकफू चोटी मार्ग जो है वो सिंगालीला के अंदर है व रेड पांडा भी हमें सिंगालीला से देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में पड़ता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा पार्क 4400 वर्ग किलोमीटर। हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हिम तेंदुओं के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली। ये कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली है वो। पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है दाजीगाम। दाजीगाम है वो हंगुल कश्मीरी हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दाजीलांग है वो हंगुल यानी कश्मीरी हिरण के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किश्तवाड़ क्या है? किश्तवाड़ क्या है? किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। चिनाब नदी द्रोणी व कस्तूरी यहीं से होकर गुजरती है। जो ये किश्तवाड़ है ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में स्थापित किया गया था। यह अपने ऊंचे पर्वतों, ग्लेशियर और गहरी घाटियों व दुर्लभ उच्च हिमालयी वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान हिमालय की पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फैला हुआ है। जो किश्तवाड़ है ना वो पीर पंजाल व जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम समुद्र से लगभग 1700 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक ऊंचा है। ये जो किश्तवाड़ है वो समुद्र की लगभग 1700 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं कैंपबेल बे। कैंपबेल बे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ये। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है। मेगापोड पक्षी के लिए जाना जाता है। गैलेथिया बे ये भी जॉइंट लेदरबैक कछुओं का प्रजनन स्थल है। जो जॉइंट लेदरबैक कछुआ होता है उसका जन्म स्थल है गैलेथिया बे। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद में आता है महात्मा गांधी मरीन वदूर। महात्मा गांधी जो मरीन वदूर है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कोरल रीफ व समुद्री जीव विविधता के लिए जाना जाता है। जो कोरल रीफ होता है उसके लिए व समुद्र की जो जीव विविधता पाई जाती है उसके लिए जाना जाता है महात्मा गांधी मरीन वदूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मिडल बटन आइलैंड। मिडल बटन आइलैंड जो मिडल बटन आइलैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चीतीदार हिरण व समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। माउंटेन मणिपुर हैरियट है। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
दक्षिणी अंडमान 2021 में नया नामकरण पड़ा इसका। नॉर्थ बटन आइलैंड, जो नॉर्थ बटन आइलैंड है यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। और ड्यूगोंग व समुद्री कछुए यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। रानी झांसी मरीन, जो रानी झांसी मरीन है यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे रिच द्वीप समूह भी कहा जाता है। ये कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है सैंडल पीक, जो सैंडल पीक है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। यह उत्तर अंडमान की उच्चतम चोटी, जो उत्तर अंडमान की उच्चतम चोटी है उसी पर स्थित है सैंडल पीक, जिसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला कानूनी आधार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का जो कानूनी आधार है वो किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35 के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यदि क्षेत्र में कोई राज्य के बाहर का हिस्सा शामिल हो तो केंद्र सरकार भी ऐसा कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकटक झील पर स्थित विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो लोकटक झील है, जो विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो हमें लगता है कि तैर रही है, और यह किस संकटग्रस्त प्रजाति के लिए जाने जाती है? तो इस उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। यह मणिपुर के राज्य पशु संगाई, मणिपुर का एक पशु है संगाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, का विश्व में एकमात्र प्राकृतिक आवास है। किसका? संगाई का, जिसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है, का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह फुम्बड़ी नामक तैरती हुई वनस्पति पर स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किया गया था? प्रोजेक्ट चीता के तहत जो अफ्रीका से चीते लाए गए थे उसे भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित किया गया। यह सितंबर 2022 में नामीबिया से फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे सितंबर 2022 में नामीबिया से व फरवरी 2023 में अफ्रीका से चीते लाए गए थे। लेके कौन आया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यहाँ पे चीते आए थे। बताया जाता है कि 1956 में इसे चीता रहित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, इसीलिए पुनर्वास की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? उनके नाम व जिले बताइए। तो राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में? कुल 5। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में पड़ता है और 1980 में घोषित हुआ था। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह भरतपुर में पड़ता है और 1981 में इसे घोषित किया गया था और ये यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल है। तीसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर व बाड़मेर के बीच में स्थित है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आता है चौथा मुकंदरा हिल्स या दर्रा। ये जो है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के बीच में पड़ता है। 2006 से लेकर 2012 तक इसका टाइम पीरियड चला है। 2006 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया, 2012 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो अलवर में पड़ता है। आगे देखते हैं। कश्मीरी हिरण यानी हंगुल
भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कश्मीरी हिरण यानी हंगुल जो है वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हंगुल रेड डीर की उप प्रजाति है। ठीक है, हंगुल है वो केवल दाजिगाम राष्ट्रीय उद्यान यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो कश्मीरी हिरण है वो हंगुल केवल दाजिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसमें पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो यूनेस्को की प्राकृतिक एवं मिश्रित विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में पड़ता है और 1985 के अंदर इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम में है, इसे भी 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। फिर आता है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में पड़ता है और ये भी 1985 में। तो 1985 में है वो 3 राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए थे। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, 1987 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद आता है नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, 1988 से 2005 के बीच में इसे यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था। नंदा देवी या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में, उत्तराखंड का ये। फिर आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश का है, 2014 में इसे यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम का है, 2016 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है ये कंचनजंगा। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं तो पता चलता है समुद्री गाय। समुद्री गाय के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी या मनीर जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी या मरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो समुद्री गाय के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। यह भारत का एक तटीय जल जो भारत के तटीय जल में पाई जाने वाली विलुप्त प्राय समुद्री गाय का एक प्रमुख आवास स्थल है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है एक नजर में स्मरणीय अति महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था इसके तहत वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो उत्तराखंड में था, इसी के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आता है नीलगिरी तहर, एक प्राकृतिक आवास स्थल है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है। सफेद बाघ का प्राकृतिक क्षेत्र बांधवगढ़ व रीवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आता है ऑलिव रिडले कछुओं। ऑलिव जो रिडले कछुओं हैं उसका प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर है, वो इनका प्रजनन क्षेत्र है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे पूरे भारत के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।